हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में बाजार में एक बहुत ही बड़े मंदी का दौर हमें देखने को मिला है। बहुत ही भारी बिकवाली चल रही है। उसके पीछे अडानी ग्रुप्स के भी स्टॉक्स हमें लगातार गिरावट के मोड़ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे केवल और केवल एक रीज़न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक फर्म ने एक बहुत ही बड़ा अपना एक रिसर्च रिपोर्ट ज़ाया की है 24 जनवरी को, जो इसका हम पूरा एनालिसिस अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आज के जो हमारा सेशन का जो टॉपिक होगा वो होगा कल के ट्रेडिंग सेशन की, यानी 30 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन पे क्या मार्केट में इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा एनालिसिस जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, दो ट्रेडिंग सेशन से हम लोग ये देख रहे हैं कि बाजार में बहुत ही तगड़ा एक गिरावट का मोड़ हमें देखने को मिल रहा है। ना केवल निफ्टी, ना केवल अडानी के स्टॉक्स, बल्कि पूरे के पूरे बाजार के सभी शेयरों पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। बैंकिंग सेक्टर ले लिया जाए, चाहे कि कोई भी प्राइवेट बैंक ले लिया जाए, एलआईसी के शेयर्स लिए जाएं, सब पे अडानी के इस जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का है वो बहुत ही भारी असर पड़ा है। तो अब देखना ये होगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या मार्केट रिकवर कर पाएगी। तो ये जो है सवाल आप हम सबके मन में अटका हुआ है। इससे पहले हम ये सवाल करें, उससे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो क्या कहता है। निफ्टी का वोलेटिलिटी इंडेक्स कल में 18.18% से बढ़ोतरी में दिखा है। इसका मतलब है कि सेलर्स निफ्टी पे बहुत हावी हो चुके हैं। 18.1.8% की जो बढ़ोतरी है निफ्टी वोलेटिलिटी इंडेक्स में, इतनी बड़ी बढ़ोतरी ये बहुत ही टाइम बाद हमें निफ्टी के वोलेटिलिटी इंडेक्स में देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक मार्केट को बियरिश ग्रिप में ले जाने की तरफ सिग्नल है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप सभी को कि मार्केट एक बड़ी बियरिश कैंडल्स के साथ बंद हुआ है, जिसकी वजह से हमें आने वाले सेशंस में बियरिश ग्रिप की तरफ देखने को मिल सकता है। बट मैटर क्या करता है आपकी डेट में कि अडानी ग्रुप की तरफ से इसका क्या अपडेट आता है। देखिए, अडानी ग्रुप की तरफ से कल यानी कि सैटरडे की शाम को एक अपडेट भी आया है, जो मार्केट का रुख भी बदल सकता है। आइए हम उसको डिटेल में जानते हैं कि अडानी ग्रुप की तरफ से क्या ऐसा कमेंट आया है जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें पॉजिटिव असर करता हुआ दिख सकता है या नेगेटिव असर करता हुआ दिख सकते हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से हमें ये अपडेट मिला है कि उनके जो एफपीओ यानी कि जो 3270 रुपये का उन्होंने एफपीओ एक लॉन्च किया था अडानी एंटरप्राइजेस का, जो कि फॉरेन में तो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और अब इंडिया यानी 27 तारीख से इंडिया में उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो शुरू होना था। बट वो एक दिन का डिले हुआ, उसमें ये हमें देखने को मिला। बट जब वो इंडिया में शुरू हुआ तब भी उसमें हमें केवल 1% तक का हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। देखिए, 20,000 करोड़ का जो है कंपनी को पैसा फंड रेज करना है इस एफपीओ के ज़रिए, जिसमें से केवल 1% ही सब्सक्राइब हो पाया। और ये जो रीज़न है वो, उसके पीछे जो रीज़न है वो वैलिड भी है। 3300 रुपये के करीब का एफपीओ आप लॉन्च कर रहे हो, और अडानी का जो शेयर एंटरप्राइजेस का जो शेयर प्राइस है वो नॉर्मल रिटेल मार्केट में ही 2700 के पास पहुंच गया है। तो कोई भला क्यों आपके एफपीओ में इन्वेस्ट करेगा। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस 2768 रुपये पे ट्रेड हुआ है। 18.31% की गिरावट हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसमें देखने को मिली है। ये नो डाउट एक बहुत ही बड़ी गिरावट है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 3300 रुपये के करीब का 3270 रुपये के आसपास का अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ का रेट है, और 2768 नॉर्मल रिटेल मार्केट में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है उसका सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्राइब होना बहुत जायज़ है। तो बट इसकी तरफ से एक अडानी का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अडानी ग्रुप की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हम लोग एफपीओ प्राइस में, ना उसकी डेट में और ना ही उसके किसी प्राइस में, हम कोई भी चेंजेस ऐसा नहीं लाने वाले हैं। ये कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जिसकी तरफ से मार्केट के इन्वेस्टर्स में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने का काम किया है। देखिए, एफपीओ में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो डेट एफपीओ की एक्सटेंड की जाए या फिर एफपीओ का प्राइस घटाया जाए, बट दोनों में से किसी भी काम को सीएफओ ने पूर्ण रूप से मना कर दिया है। उन्होंने इस बात का ये भी पूर्ण रूप से उन्होंने ये बताया है कि हम एफपीओ में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन, चाहे वो डेट से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके प्राइस से रिलेटेड हो, तो कुछ भी ऐसा करने का नहीं है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, और जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बन सकता है, ऐसा दावा किया है कि हमारा जो एफपीओ है वो
अंडर सब्सक्राइब नहीं होगा, वो फुली सब्सक्राइब होगा। हमें अपने इन्वेस्टर्स पे पूरा विश्वास जताते हुए उन्होंने इस बात को ये पूरे प्रेस ब्रीफ में कहा है कि हमारा एफपीओ सक्सेसफुल जाएगा। हमें अपना पूरा कॉन्फिडेंस है। पूरा कॉन्फिडेंस जिस तरीके से उन्होंने बयां किया है मार्केट के इन्वेस्टर्स के साथ, उससे ये साफ जाहिर होता है कि अडानी एंटरप्राइजेस को अभी भी अपने इन्वेस्टर्स में फेथ दिखाई दे रहा है। बट देखिए, फेथ की बात तो ठीक है, फेथ है और वट एवर जो भी है आपका, वो ठीक है, अलग बात हो जाती है। बट कोई भी एक बिजनेसमैन, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। तो कोई भी एक बिजनेसमैन आपके फेथ या इन सब कारणों की वजह से कोई आपका एफपीओ तो लेगा नहीं। आपको रिटेल मार्केट में ही लेगा अगर उसे ज़रा भी विश्वास होगा तो, क्योंकि प्राइसेस में फ़र्क है। तो अगर प्राइसेस कम करते तो ये इस बात का समझ में भी आता। तो ये थोड़ा सा एक इंडिकेशन देता है कल के ट्रेडिंग सेशन को एक बुलिश मूव देने का, कि शायद अडानी ग्रुप अब इस जो मार्केट में है वो एंट्री ले और मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल करे। तो हमें एक स्टेबिलिटी के मार्केट, कल की ट्रेडिंग सेशन में हमें एक स्टेबिलिटी के सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप के जुगशिंदर सिंह सीएफओ जो हैं, उन्होंने ये बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है जो इन्वेस्टर्स को थोड़ी राहत दे रहा है कि हम अपने एफपीओ के से पूरे कॉन्फिडेंट हैं। और एफपीओ से कॉन्फिडेंट होने का मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है कि हमारे शेयर्स ऊपर ही जाएंगे, है ना। देखिए, ये 20,000 करोड़ का इनका एफपीओ है, वो अगर सब्सक्राइब, देखिए अभी तो ये डेट भी नहीं चेंज कर रहे हैं ना प्राइस चेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कल थोड़ा सा हमें अडानी एंटरप्राइजेस के जो प्राइजेस हैं उसमें थोड़ा सा एक बुलिश रन देखने को मिल सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि कल कितना हमें बुलिश रन देखने को मिल सकता है, पर जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा तो बुलिश रन देखने को मिल सकता है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कल के मार्केट व्यू से। देखिए, अब हम जानते हैं कि अगर अडानी के एफपीओ में किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग होती है, जैसे कि अडानी का एफपीओ फुली सब्सक्राइब नहीं होता है या कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि 20,000 करोड़ का इन्होंने एफपीओ जो रेस किया है वो अगर पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं होता है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम अडानी ग्रुप की तरफ से और उनके इन्वेस्टर्स को फेस करनी पड़ सकती है, इसके ऊपर एक डिटेल चर्चा करते हैं। देखिए, ये फंड रेजिंग एफपीओ का कुछ हमने डिटेल्स निकाली हैं, जो कि फ्राइडे को ओपन हुआ, वेडनेसडे की जगह एक दिन बाद। तो पहले दिन मैंने आपको बताया 1% सब्सक्राइब हुआ और टोटल एफपीओ का प्राइस है 20,000 करोड़ का, ठीक है। अब जो अडानी ग्रुप की तरफ से हमें अपडेट मिली है वो 10,869 करोड़ रुपीस का जो उनका प्रोजेक्ट है वो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का, वर्क एट द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने का, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है। और 4,165 करोड़ का जो इनका टारगेट है वो है रीपेमेंट ऑफ डेप्स और एयरपोर्ट्स, रोड, सोलर प्रोजेक्ट्स का, यानी कि 4,165 करोड़ इन्होंने रिजर्व करके रखा है कि ये लोग अपने डेप्स को क्लियर वगैरह करने के हिसाब में बैठे हुए हैं। तो ये है हमारा जो इनका फंड रेजिंग का जो इनका मोटिव है वो ये है। देखिए, 20,000 करोड़ में से 10,000 करीब 11,000 करोड़ हम मान लेते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और एयरपोर्ट्स वगैरह में काम कराने के लिए, और करीब 4100 करोड़ का जो है इनका वो रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स के लिए मानते हैं। बचा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ पे उसका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है अडानी ग्रुप की तरफ से, ठीक है। तो उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि वो क्या करेगा। देखिए, अगर अडानी ग्रुप इस एफपीओ को पूरी फुली तरीके से सब्सक्राइब कराने में फेल हुआ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा बैंक्स के साथ। देखिए, जो उनको डेब्ट्स क्लियर करने, जो डेब्ट्स कमिटमेंट किया हुआ है उन्होंने डेब्ट्स क्लियर करने के लिए, वो क्लियर नहीं कर पाएगा। तो अगर ये एफपीओ सब्सक्राइब नहीं होता है तो आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स को, अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स को और बैंक्स को एक बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अडानी ग्रुप की जो मुसीबतें हैं जो इस टाइम पे अभी भी बहुत है, हिंडनबर्ग ग्रुप की रिपोर्ट आने के बाद से वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ सकती हैं। तो अगर इन्हें एफपीओ को बचाना है तो इन्हें कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का जो है वो बूम की तरफ से सेंटीमेंट लेना पड़ेगा। अब देखिए, कल क्या वो करते हैं, किस तरीके से सेंटीमेंट फॉर्म करते हैं, वो तो कल की मार्केट में ही पता लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या कुछ पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जो चल रहे हैं। देखिए, एलआईसी में एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को पता है स्टेक लिया हुआ है अडानी ग्रुप में। तो अब जो कांग्रेस की तरफ से बार बार ये तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सर्कल बार बार ये ट्वीट करके पूछ रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से कि क्यों आपकी एलआईसी और एसबीआई इन लोगों को लोन देती है और एलआईसी इनमें इन्वेस्ट करती है। तो ये क्वेश्चनिंग चल रही है। तो ये क्वेश्चनिंग तो चलती रहेगी। देखिए, पॉलिटिकल हैं तो पॉलिटिकल कारणों की वजह से
इनको एक मौका मिला है अपने क्वेश्चंस रेस करने का, तो ये लोग अपने क्वेश्चंस रेस करते रहेंगे, तो इनमें हमें ध्यान नहीं देने का है। हमें ध्यान देना है कि अडानी ग्रुप की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हमें कल क्या फॉलोअप लेना है, उस तरीके की अपडेट्स पे हमें ध्यान लेना है। देखिए, एक बड़ा अपडेट हमारे सामने और ये है कि इस बार का फाइनेंशियल बजट जो कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पेश करने वाली हैं, वो इस बार 1 फरवरी को 2023 को पेश होगा। देखिए, कल 30 तारीख है, 30-31 की ट्रेडिंग और होगी और 1 तारीख को हमारा बजट पेश होगा। देखिए, इस टाइम पे जो है बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है बाजार में, और ये हम देख चुके हैं कि हमारी ये हिस्ट्री बोलती है कि जो सेंसेक्स है और निफ्टी है, ये प्री बजट वीक्स में थोड़ा सा करेक्शन मूड में ही रहते हैं, तो करेक्शन होना स्वाभाविक है। बट यहाँ पे एक मार्केट को कारण मिला है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मार्केट को एक कारण मिला है फॉल बैक करने का। तो कारण की वजह से देखिए, वैसे तो नॉर्मल है इसके बाद, तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आफ्टर बजट एक बूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुकी है हमारे। देखिए, ग्लोबल कोई कारण नहीं है मार्केट में, क्योंकि नेस्डेक्स सिंगापुर एक्सचेंज मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, तो ग्लोबली किसी भी तरीके का कोई भी कारण नहीं है। अब कारण जो बचता है वो बचता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से, जिसकी वजह से हमारी मार्केट क्लैश कर रही हैं। तो अब जो फाइनेंशियल बजट है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनेंशियल बजट अच्छा है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी बूम पे जा सकें। 2024 से इलेक्शन से इसे जोड़ते हैं, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है। देखिए, अगर बजट अच्छा नहीं आता है किसी भी कारणवश से, तो 2024 तक की इकोनॉमी हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलती है। देखिए, अगर अडानी ग्रुप भी अगर एफपीओ में फेलियर होता है किसी भी तरीके से, कोई भी कारणवश से अगर इकोनॉमी कोलैप्स करती है, तो जाहिर सा उसका रिजल्ट पड़ेगा 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन है, उस पर असर पड़ेगा कि इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आ जाएगी। तो गवर्नमेंट खुद नहीं चाहेगी कि इकोनॉमी कोलैप्स करे, तो गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही होगी फाइनेंशियल डिसीजन में। तो इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट जो है वो हमारे फेवर में आएगा, बजट में हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल पाएंगी। अब बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अब मेरा क्या कहना है। देखिए, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें बेसिक रूप से स्टॉक मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और बिगेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, यही 3 बड़े आरोप हम मुझे देखने को मिलते हैं उसमें। तो अब हमारा मोटिव रहेगा कि ये जो रिपोर्ट है वो किस लिए पब्लिश की गई है। देखिए, कई रीजंस हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल रीजंस। हम जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी की सक्सेस में एक अडानी जी का एक बहुत ही बड़ा हाथ हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 2 और 3 ईयर्स से। ठीक है, तो एक तो ये जियोपॉलिटिकल रीजन से हम इसको जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल रीजन से, क्योंकि हमारे जो अडानी ग्रुप है या अडानी ग्रुप के चेयरमैन ऑनरेबल गौतम अडानी जी हैं, वो तीसरे नंबर की मोस्ट वेल्दिएस्ट पर्सन्स में आते हैं। आपको याद हो तो अडानी जी ने एक टाइम पे जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक को भी पीछे छोड़ दिया था। तो थोड़ा सा एक पीयर कंपटीशन में भी ये रिपोर्ट पब्लिश होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता, ये केवल हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। आपका व्यूज़ और बाकी इन्वेस्टर्स का व्यूज़ इस पर अलग हो सकता है। तो डू कमेंट मी योर व्यूज़ अबाउट व्हाई दिस हैपन। ओके, दिस कैन बी राइवलरी, पॉलिटिकल मोटिव्स, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे इसके पीछे एक थ्योरीज लोग अपनी अपनी अलग अलग लगा रहे हैं, सबका अलग अलग मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सही होगी, देखिए कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा एक थ्रिल जिसे क्रिएट कह सकते हैं। देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो टाइमिंग है वो उस पर अगर हम गौर करें तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली एफपीओ के टाइम पे आया है। तो ये जो है इस एफपीओ के टाइमिंग से जो एक इस बात को अडानी ग्रुप भी क्लैरिफाई कर चुका है कि ये केवल और केवल अडानी ग्रुप को डीफेम करने का मोटिव है। तो मुझे ये लगता है कि एफपीओ का ये जो टाइमिंग है वो इनको डिफॉल्ट करने का टाइम है। और जैसा हम जानते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी शॉर्ट सेलर कंपनी है, तो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, तो ज़्यादा के माल पे उन्होंने खरीदा हुआ है माल, और उनको जो डिफरेंस पे करना है वो नीचे के भाव पे करना है। तो देखिए, जाहिर सी बात है उनके हिसाब से मार्केट वर्क भी कर रही है। मार्केट ने 2 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार नीचे का मूव दिया है हम लोगों को। तो अगर मार्केट कल जवाब देना है अडानी जी को, अडानी ग्रुप को, अगर हमें उन शॉर्ट सेलर्स को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कल के यानी कि मंडे 30 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट थोड़ा सा बूम पे जाए, जिससे कि उनको थोड़ा सा नुकसान हो। समझ रहे हैं बात को। तो अब जो है इन लोगों ने क्या मूव किया है,
मार्केट में ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया हमारे इन्वेस्टर्स के बीच में, जो कि मार्केट को डाउन साइड मोमेंटम की तरफ लेके आ रहा है। डाउन साइड मोमेंटम को लेके आ रहा है, शॉर्ट सेलर है, जाहिर सी बात है इन्हें फायदा होगा। तो दिस कैन बी मेड ड्यू टू द पर्सनल बेनिफिट्स। पर्सनल बेनिफिट भी इसका कारण हो सकता है। देखिए, इस टाइम के लिए ग्रुप के लिए जो है मेक और ब्रेक सिचुएशन दिखाई पड़ती है। ओवर लेवरेज, ये हम सब जानते हैं, अडानी भाई का जो लेवरेज है, डेप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ये इसमें कोई, देखिए रिपोर्ट में भी उन्होंने इसके बारे में बात की है, तो वो कुछ नया नहीं है इन्वेस्टर्स के सामने। इवन एवरीवन नोज दैट या अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से हाइयर प्राइस पे, हाई पी रेशियो पे देखने को मिलते ही हैं, लोन हमारी लेती ही है। तो इसमें कई लोग अपनी थ्योरीज इससे जोड़ रहे हैं कि अडानी ग्रुप जो है कहीं वो हर्षद मेहता यानी कि लंदन तो नहीं भाग जाएंगे, या ऐसा कुछ, मतलब इस तरीके की थ्योरीज अपनी इन्वेंट कर रहे हैं। तो देखिए, सबका मानना अलग होता है, मेरा भी मानना अलग है। तो देखिए, मैं जो लोग इस तरीके की थ्योरीज बना रहे हैं कि क्या अडानी नेक्स्ट हर्षद मेहता होगा, या इस तरीके की जो ब्लाब्लास थ्योरीज हैं, उसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं पर्सनली उसको नहीं मानता हूँ। उसका मेरे पास एक ठोस रीज़न है। उसका रीज़न, बेसिक रीज़न जो मेरे पास है वो ये है कि अडानी ग्रुप, देखिए जो हर्षद मेहता के टाइम पे था, वो उनका एक इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एनालिस्ट ग्रुप था, यानी कि ग्रोमोर नाम था उसका, मुझे जहाँ तक याद है। तो ग्रोमोर का जो काम था वो केवल और केवल अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देने का था, सॉरी, ठीक है। तो उनका जो काम था वो केवल और केवल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो उनके व्यूज़ हैं वो अपने क्लाइंट्स को देने का था। वो स्टॉक मैनिपुलेशन करते थे, वो सब हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा ही हुआ है। तो बट अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें, बेसिकली अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें, तो अडानी ग्रुप जो है हमारी इकोनॉमी को, हमारे कैपिटल को, हमारी जो इकोनॉमी है उसको मेजरली सपोर्ट करता है। देखिए, एयरपोर्ट्स कह लो, पोर्ट्स कह लो, पावर सेक्टर कह लो, फूड सेक्टर कह लो, एफएमसीजी सेक्टर्स कह लो, सारे ही सेक्टर्स में हमारे अडानी जी का हाथ बहुत ही तरीके से, मोनोपोली तरीके से बना हुआ है। अडानी पावर की ही मैं बात करता हूं आपसे। रिपोर्ट्स के हिसाब से अडानी पावर के ऊपर 35,000 करोड़ का लोन है, ठीक है। तो अगर उन्हीं की बात को लिया जाए कि 35,000 करोड़ का लोन है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अडानी पावर जो है वो 20 गीगावाट्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद का जो उनका रेवेन्यू रहता है वो ही रहता है 1 लाख करोड़ का, ठीक है। जब 1 लाख करोड़ का हमें मिल रहा है, इनकम मिल रही है, रेवेन्यू मिल रहा है, तो 1 लाख करोड़ के बदले में हमें 35,000 करोड़ का लोन मिला है अडानी जी को। तो इसमें क्या गलत है? देखिए, 1 लाख करोड़ का अगर आप के पास एसेट्स, देखिए एसेट्स भी इनके पास बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा सारी कंपनियों में ज़्यादा हैं, पर दो कंपनीज जो कि ग्रुप इनकी रिसर्च में भी लिखा है, जैसे अडानी विल्मर का जो नेट एसेट टू लायबिलिटी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा का है, जो कि गुड है, वेल एंड गुड, ओके। अडानी पोर्ट्स का ज़्यादा का है, ठीक है। और अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर मेरे ख्याल से मैनिपुलेटेड, देखिए मैनिपुलेटेड सब हैं, शेल कंपनीज हैं उनकी भी, मैं मानता हूँ, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवर मैनिपुलेटेड है। देखिए, उसका रीज़न है कि अडानी विल्मर का आईपीओ आया है, 1 साल पहले ही आईपीओ आया है, करीब यही दिन थे, मुझे याद है फरवरी के दिन थे, और इफ आईपीओ रिलीज़ हुआ था, सेम प्राइस पे मार्केट पे खुला था आईपीओ, तो वो 120 से 130 टाइम्स ही, 130% ही बढ़ा है। तो मैं उसे नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ठीक ठाक बढ़ा है, और ये एक नॉर्मल है। आईपीओ के बाद इतना अगर अच्छी कंपनी है वाकई में, अगर उसके कंपनीज के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो इतना बढ़ना नेचुरल है। तो अडानी ग्रुप ने जो प्लेजिंग की हुई है अपने स्टॉक्स में, अडानी ग्रुप की जो प्लेजिंग है वो एज़ कम्पेयर टू पीयर्स वो मुझे बहुत कम दिखती है। डेप्स के मुकाबले जो अडानी ग्रुप का जो प्लेजिंग है वो बहुत ही कम लेवल्स पे दिखती है। देखिए, प्लेज अडानी ग्रुप के कई शेयर्स में मानता हूँ कि प्लेज काफ़ी अच्छे कर रखे हैं, बट कई शेयर्स में उन्होंने प्लेजिंग काफ़ी ना के बराबर भी करके रखी है। अगर आप उसके फंडामेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप भी इस नतीजे पे पहुंचेंगे। और तीसरा जो मेन कारण है कि अडानी ग्रुप जो है हर सेक्टर में इस टाइम पे है। देखिए, वो खुद फर्स्ट हैंड कंपनी है, फर्स्ट हैंड एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो अडानी ग्रुप देखिए सीमेंट से जुड़े हुए हैं, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, पोर्ट से जुड़े हुए हैं, एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पावर जनरेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। किस सेक्टर में अडानी ग्रुप का हाथ नहीं है? तो इकोनॉमी को जो ओवरऑल बूम करने का काम है वो अडानी जी इस समय कर रहे हैं। ऐसा हर्षद मेहता ने नहीं किया था। हर्षद मेहता के टाइम पे हर्षद मेहता की कोई भी कंपनी नहीं थी। हर्षद मेहता केवल और केवल कोई स्टॉक्स को पिक करते थे और उसको मैनिपुलेशन करके, स्टॉक मैनिपुलेशन करके, कहीं से भी फंड्स रेज करके उसको बूम करते थे, ठीक है। तो
तो हर्षद मेहता से अडानी जी का कंपेयर करना बिल्कुल ही गलत मैं मानता हूँ अपने स्टडी के हिसाब से। देखिए, सबका मानना अलग हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है, बट हम इफ एंड बट्स को ले रहे हैं। अगर टेक्निकलिटीज़ को देखा जाए तो अडानी जी के पास एसेट्स भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, पोर्ट्स की बात की जाए, विल्मर की बात की जाए, विल्मर के फंडामेंट्स बहुत स्ट्रांग है। देखिए, विल्मर में तो अडानी जी की खुद की होल्डिंग भी नहीं है, 43% की तो विल्मर इंटरनेशनल, जो कि सिंगापुर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी होल्डिंग है। तो फंडामेंटल बेसिस पे ही बात की जाए तो अडानी ग्रुप को जो जिस तरीके से डिफेम किया जा रहा है और जो इन्वेस्टर्स पैनिक हो रहे हैं, वो उन्हें थोड़ा सा रुक के सोचना चाहिए कि कुछ मतलब, देखिए, ओवर वैल्यू सब लोग करते हैं। कई स्टॉक्स आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किए जाते हैं। देखिए, मेरे सामने एससीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का शेयर की हिस्ट्री है। देखिए, एससीएल मैन्युफैक्चरिंग 2 रुपये का शेयर ट्रेड हो रहा था 2021 में। लास्ट 14 जनवरी को भी 68 के आसपास था, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, 5 से 7, 5-2, 5-2, 5-2, इसी तरीके का जो मूव वो देता रहा है पिछले, आज से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, 2010 से ये 10 रुपये, कभी 2 रुपये, इस तरीके से ही इसका मूव रहता है। यानी कि आप देख रहे हो फ्लैट तरीके से मूव रहा है, ठीक है। सडनली 2021 के बाद, देखिए, सडनली 2021 के बाद, 19 फरवरी 2021 के बाद 1.90 से स्टॉक प्राइस कितना हाई टच करके आया है, 1698, यानी करीब 1700 रुपये का हाई टच किया है इसने एक ही साल में। देखिए, टाइम भी नहीं, 2 महीने में यार, देखिए 2 महीने में एससीएल मैन्युफैक्चरिंग ने इतना इतना तगड़े रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। तो इसको स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे, इसको ऑपरेटर्स का गेम नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। पर इस पे क्यों नहीं नजर गई? इस पे इसलिए नजर नहीं गई क्योंकि इसका नाम ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। वो तो एक डेटा निकल आया तो मैं बता रहा हूँ आपको। बट यूजुअली लोग एससीएल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ऐसी कंपनीज का नाम नहीं जानते। देखिए, हमारे स्टॉक मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल जो है एक स्क्रैप से एक बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर साबित हुए हैं, ठीक है। तो अब उनमें स्टॉक में ओवर वैल्यू, आप ये बताइए एससीएल मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है जो वो 1800 रुपये तक के शेयर पे पहुंच गई, ठीक है। तो हम उसको ऐसा जानते भी नहीं। और देखिए, वापस भी आने की उसकी सीमा देखिए, ये हमें साफ रूप से दिखाता है कि 1700 रुपये का शेयर, 1700 रुपये का शेयर जब वापस आ रहा है तो 500 रुपये आ गया है। तो इसमें, और अभी भी आप 5 डेज का अगर इसका चार्ट देखें तो लगातार हमें इसको लोअर सर्किट में ही देखने को मिलता है। तो ऑपरेटर्स का गेम तो इसमें भी चलता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। इनकी तरफ से तो किसी भी तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च या इस तरीके की बड़ी बड़ी फर्म्स ने इस तरीके का नहीं दिया है, जिसकी वजह से, तो देखिए, ऑपरेटर्स का गेम खेलना, थोड़ा सा स्टॉक में मैनिपुलेशन करना, ये थोड़ा सा कॉमन प्रैक्टिसेस में आ गया है आजकल। कई लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, कई लोग कम कर देते हैं। देखिए, आज के टाइम में कौन इसका हम जज नहीं कर सकते कि कौन सही है। आज के टाइम पे जो कम गलत है उसी को हम सही मानते हैं, ठीक है। तो यही फंडा चलता है स्टॉक बाजार में, स्टॉक मार्केट में भी हमें देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं आउटकम की। देखिए, हमें बस एक अच्छे सेंटिमेंट्स आने की, देखिए एक अच्छी न्यूज़ आने की देर है। जैसे ही कोई भी हमें अच्छी न्यूज़ मिलती है, जैसे कि अभी हमें अडानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड न्यूज़ मिली, तो हमारा जो बाजार है वो तुरंत बूम करने लगेगा, तुरंत रिकवर करने लगेगा। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अभी अडानी ग्रुप के शेयर्स में लेना थोड़ा रिस्की कहा जा सकता है। तो थोड़े से रिस्की इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें रिस्क से इश्क है, वो अडानी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी, तभी से ही अडानी जी के बहुत ही अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। और इकोनॉमी में भी अगर हम देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही हद तक हमें कंट्रीब्यूट किया है। तो नो डाउट हमें जो है पॉलिटिकल सपोर्ट की हम अपेक्षा रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि देखिए, देश के हित में, कंट्री हित में के बेनिफिट में भी हमें जो एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे हैं वो सीधे सीधे लगा रहे हैं यूनियन बजट से। यूनियन बजट 2023 का जो बजट है वो गवर्नमेंट फेवर में दे, गवर्नमेंट बजट अच्छा दे, क्योंकि ये लास्ट बजट होगा इस सेशन का, इस लोकसभा के सेशन का, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्शन प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और बजट भी सर पे है, तो एक ही गलती कर दी बजट के आसपास, उन्होंने हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बनाई, बाकी तो बहुत ही अच्छे टाइमिंग्स को उन्होंने लिया है। तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर देते हुए मैं हर्षद मेहता को बिल्कुल ही नहीं कंपेयर करूंगा अडानी जी से। अडानी विल्मर का देश के इकोनॉमी के सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम देखें तो निफ्टी का बाजार जो है
और नेस्डेक को भी कंपेयर करें, यानी कि अमेरिकन मार्केट्स को भी कंपेयर करें, तो निफ्टी हमेशा नेस्डेक को तक ओवर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर से। तो देखिए बाजार ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये कुछ उद्योगपति हैं हमारे देश की जो इकोनॉमी को होल्ड कर रहे हैं, उनको ज़रूर सरकार को, गवर्नमेंट को भी पूरा सपोर्ट हमें देखने को मिलना चाहिए। टिल देन हमें देखना होगा कल का बाजार किस तरीके से मूव करता है, कल के बाजार में क्या होता है। ये एक बहुत ही एक थ्रिल क्रिएट हुआ पड़ा है, क्योंकि वीकेंड आ गया था बीच में। तो वीकेंड एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बोरिंग डे सिद्ध होता है, और ख़ासकर जब ऐसे सिनेरियोज बीच में आ जाएं, जब हमें थोड़ा सा थ्रिल क्रिएट हो जाता है। तो देखना होगा कि कल के सेंटिमेंट्स किस तरफ मूव करते हैं। बहुत हद तक है पॉजिटिव मूव लेके जाएगी अडानी ग्रुप जो है, उसमें पार्टिसिपेशन देगा, कल की मार्केट में होल्ड करेगा अपने शेयर्स को। नहीं तो अडानी एंटरप्राइजेस को तो होल्ड करना चाहिए ही, अडानी ग्रुप को। और बात करें कंक्लूजन की, तो हमें देखिए 1 फरवरी आने वाले जो बजट है उससे हमें बहुत ही एक्सपेक्टेशन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जो बजट है वो देश को एक बड़े इकोनॉमी बूम की तरफ लेके जाएगा। और अगर आप कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं तो आप अवॉइड कीजिए अडानी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। आप देखिए कई अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, टाटा पावर हैं, आईसीआईसीआई बैंक हैं, कई अच्छे शेयर्स हैं। अंबुजा सीमेंट भी देखिए अच्छा है अडानी ग्रुप में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काफ़ी टूटा हुआ है। तो अगर आप थोड़े से कॉन्शियस इन्वेस्टर्स हैं तो जो बैंक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ जो आपको बहुत ही करेक्टेड और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स मिल जाएंगे आज की मंदी में। देखिए मंदी का दौर, तेज़ी का दौर चलता रहता है। ऐसी मंदी एक अपॉर्चुनिटीज़ बन के आती हैं बाजार में नए निवेशकों के लिए। तो इस टाइम पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो से आपको एक डीप इंसाइट मिले हो कि क्या मार्केट में हो रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने जो जेन्युइन कमेंट्स हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वी वुड हाईली अप्रिशिएट दैट जेन्युइन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू सो मच ऑब्लाइज्ड।